हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर या मौर्य काल, मौर्याइज। पिछली क्लास में हमने ये 16 महाजनपद जो पढ़े वो देखे, और फिर हमने ये देखा था कि भाई मगध कैसे एक एम्पायर बना, और मगध पर नंद वंशों का शासन था। उसके बाद नंद वंशों को गद्दी से हटा के उनको डीथ्रोन करके मौर्य डायनेस्टी ने मगध पर अपना कंट्रोल किया और एक नई डायनेस्टी चली जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य। तो आज का जो टॉपिक हमारा है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश या मौर्य काल। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे मौर्य काल। मौर्य वंश पढ़ रहे हैं हम या मौर्य काल पढ़ रहे हैं? मौर्य काल या मौर्य वंश, क्या पढ़ रहे हैं हम? मौर्य काल या मौर्य वंश। तो जो टॉपिक है हमारा वो है मौर्य वंश, मौर्य काल। या इसको हम मौर्य साम्राज्य भी कह सकते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य या मौर्य डायनेस्टी। तो हमने मगध एम्पायर देखा और मगध पर नंद वंश का शासन था, नंदा डायनेस्टी रूल कर रही होती है। और कहते हैं कि चाणक्य जो कौटिल्य था उसने चंद्रगुप्त को देखा और चंद्रगुप्त को खरीद लिया, और चंद्रगुप्त को लेकर अपने साथ चाणक्य या कौटिल्य वो निकल गए इधर तक्षशिला, जहां पर चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उसे अच्छा एक वॉरियर बनाया, शास्त्रों की भी शिक्षा दी, एक योद्धा बनाया और मार्शल आर्ट के भी उसको बहुत सारे रूल रेगुलेशन सिखाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो ट्रेंड किया वो किया था किसने? चाणक्य या कौटिल्य ने। समझ में आई बात है? उसके बाद फिर दोनों ने मिलकर इधर जब सिकंदर पंजाब पर अटैक करता है, और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से मुलाकात भी की थी, और सिकंदर के जो लड़ने के जो तरीके थे, किस तरह से वो एक कमांड करता था अपनी आर्मी को, वो कई चीजें चंद्रगुप्त मौर्य ने सीखी थी सिकंदर से। और उसके बाद जब सिकंदर यहाँ से लौट गया था तो सिकंदर ने इधर पश्चिम वाले एरिया में, इधर पंजाब वाले एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों को खत्म करके उनको बहुत कमजोर कर दिया, या उनको एक तरह से एक कर दिया था, जिससे कि सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को उस एरिया में अपना कंट्रोल करने में काफी मदद की, उस एरिया पर अपना नियंत्रण किया। और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी एक सेना बनाई, और सेना बनाकर उन दोनों लोगों ने नंद वंश का जो शासक था धनानंद उस पर अटैक किया और उसको गद्दी से उतार दिया और खुद मगध के ऊपर कब्जा कर लिया। तो एक नया वंश चला तब से, मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर इन मगध। क्लियर है? तो हिस्टोरियंस बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी अर्ली लाइफ के बारे में हमको ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन था, बचपन था, उसको लेकर क्या है, चीजें स्पष्ट नहीं है। जैसे कि भाई वो किस कुल में पैदा हुआ था, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, कौन था, क्या उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी फैमिली क्या थी। तो इसका लेकर जो है या जो चीजें क्लियर नहीं है। अलग अलग जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग उसके वंश के बारे में बताते हैं। जैसे ब्राह्मण जो टेक्स्ट हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे पुराण वगैरह हैं, तो वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको क्लियर जानकारी या स्पष्ट
कोई सूचना या जानकारी नहीं जिसके आधार पर हम ये कह सके कि मौर्य ब्राह्मण था या क्षत्रिय था, वैश्य था या शूद्र था, क्या था, क्योंकि उसकी अर्ली लाइफ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी ज़्यादातर इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं कि भाई वो एक मतलब एक सिंपल फैमिली से था, एक साधारण परिवार से था, और कुछ स्कॉलर ये बताते हैं कि वो शूद्र था। समझ में आई बातें? हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की और रूल की। तो हमको इस मौर्य डायनेस्टी के बारे में, इस मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर के बारे में या मौर्य एज के बारे में हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं जिनसे हमें इस मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर, मौर्य एज के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पुराणों से पता चलता है, पुराण यानी मौर्याज या मौर्य पीरियड के हमारे पास सोर्स क्या, पुराण है, ठीक है, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उसके बाद जैन ग्रंथ हैं, क्लियर है, और एक बुक है मुद्रा राक्षस, एक और बुक मिलती है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, और मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका बुक है, इंडिका मेगास्थनीज की, चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे हम पता लगाते हैं मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। पुराण है, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ है, बौद्ध टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं। ये बुक है एक मुद्रा राक्षस, ये भी एक बुक है कथा सरित सागर, और मेगास्थनीज की इंडिका, और चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो इन सोर्स से हमें मौर्याज के बारे में पता चलता है, क्लियर है। और मैंने बताया कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी अर्ली लाइफ को लेके, या वो किस क्लास से था, किस डायनेस्टी से था, उसको लेकर भी मतलब एक विवाद है इतिहासकारों में, हिस्टोरियंस में क्लियरिटी नहीं है कि भाई क्या था या नहीं था। लेकिन कुछ इतिहासकार या ज्यादातर से कैसा मानते हैं कि जो मौर्य थे, ये मौर्य एक तरह से कौन थे, मौर्य को शूद्र माना गया है, शूद्र, या कहें तो एक तरह से मौर्य जो थे वो एक साधारण परिवार से थे, साधारण परिवार से, फैमिली से थे, परिवार, मतलब ऐसा नहीं उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि भाई वो क्षत्रिय कुल से संबंध करते हो या उनके पिता कोई राजा महाराजा रहे हो। तो हमारी बातें तो शूद्र बताते हैं कुछ इतिहासकार, कहते हैं कि भाई सामान्य परिवार से था। चाणक्य ने उसको देखा, और चाणक्य कौटिल्य ने उसको देखा और उसको अपने साथ लिया, तख्त ले गए और वहां जाकर उसको शिक्षा दी। उसके बाद उन दोनों लोगों ने उधर पंजाब वाले एरिया में कुछ कुछ एरिया पे अपना कब्जा करके वहां से एक सेना इकट्ठी की और कुछ और लोगों की मदद ली और अटैक बोल दिया धनानंद के ऊपर, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और धनानंद को हराने के बाद गद्दी से हटा दिया, डिथ्रोन किया, और मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कंट्रोल कर लिया मगध के ऊपर। और नंद वंश के बाद एक वंश चला जिसका नाम था मौर्य वंश, और फिर ये बहुत बड़ा एम्पायर बना। एंशिएंट इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात समझ में आई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे या उसके प्रधानमंत्री थे या चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाने में बहुत बड़ा एक हाथ बताया जाता है, जिसका चाणक्य कौटिल्य का बहुत बड़ा साथ था, सहयोग था, हाथ था चंद्रगुप्त को राजा बनाने। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इतना नोट कर लें और फिर हम आगे की कहानी अब हम शुरू करते हैं। होगी इतनी बातें? क्लियर है? हाँ जी। तो ये हमने कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ बारे में या कुछ इन बुक्स से या इन सोर्सेस से हमें मौर्याज के बारे में पता चलता है। क्लियर है ये? हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य
और कहते हैं कि 223 या 22 में, सॉरी 200 नहीं 300 है, सॉरी 300 BC में या 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक राजा के रूप में था। ये टाइम पीरियड था 323 या 322 ईसा पूर्व में, 323 या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश का अंतिम राजा था, धनानंद, धनानंद को पराजित किया, हराया, उसे डिफीट किया और मगध के ऊपर क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कंट्रोल कर लिया, मगध पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। किसकी हेल्प थी इसमें, किसकी मदद ली थी, चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य की मदद से, चाणक्य या कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 या 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया। इसकी हेल्प से, किसकी मदद से, चाणक्य या कौटिल्य की मदद से हराया और मगध पर कब्जा हो गया, किसका, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का। क्लियर है यहां तक? तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस तरह से धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब्जा कर लिया और मगध के ऊपर एक नया साम्राज्य या नया वंश आया जिसका नाम था मौर्य वंश, और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जिसका नाम पड़ा मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त defeated Dhanananda and controlled over Magadha with the help of his prime minister या his टीचर या गुरु चाणक्य ऑब्लिक कौटिल्य, एक ही नाम है, चाणक्य या कौटिल्य। क्लियर है यहां तक? तो जो इस तरह से ये राजा बनता है चंद्रगुप्त, और कुछ यूनानी हिस्टोरियंस है, ग्रीक हिस्टोरियंस है, यूनानी इतिहासकार हैं, तो यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त को क्या बताते हैं, सेंड्रोकोटस कहते हैं, सेंड्रोकोटस, जिसकी पहचान एक कौन हुए, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था विलियम जॉन्स। तो विलियम जॉन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के कैरेक्टर से की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूनानी इतिहासकार हैं, जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, वो चंद्रगुप्त को क्या कहते थे, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त को उन्होंने अपने बुक्स में या अपने जो उन्होंने विवरण लिखे, जो बात लिखी, ये नाम दिया। और फिर विलियम जॉन्स एक अंग्रेज थे, उन्होंने उस सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी, चंद्रगुप्त मौर्य से। उन्होंने बताया कि ये सेंड्रोकोटस और कोई नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं या यहाँ तक यूपीएससी के लिए भी। तो यूनानी इतिहासकार या ग्रीक हिस्टोरियंस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम देते हैं, सेंड्रोकोटस कहते हैं, सेंड्रोकोटस, ठीक है। और इस सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की थी, विलियम जॉन्स ने, विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स ने कहा था कि भाई ये सेंड्रोकोटस कौन है, ये सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जानकारी आप लिखें, समझ में आ रही बातें। यूनानी, ठीक है, ग्रीक, यूनानी जो हैं, जो ग्रीक हिस्टोरियन है, यूनानी इतिहासकार, वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, सेंड्रोकोटस कहते हैं। और इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किसने की थी, विलियम जॉन्स ने की थी, जो एक अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के से, या चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना जो गया सेंड्रोकोटस नाम से, वो किसने पहचान की थी, या किसने ये बताया था कि सेंड्रोकोटस कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये विलियम जॉन्स ने बताया था, विलियम जॉन्स ने पहचान की किसकी,
सेंडोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की। मैंने मतलब ये कि यूनानी इतिहासकार यानी यूनानी इतिहासकार जो सेंडोकोटस का जिक्र करते हैं अपने अभिलेखों में, अपने राइटिंग में, अपने विवरणस में, तो वो सेंडोकोटस और कोई नहीं, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेंडोकोटस कहा है। तो ये किसने बताया क्लियर, ये किसने स्पष्ट किया? विलियम जॉन्स एक अंग्रेज थे, उन्होंने ये बात क्लियर स्पष्ट की और कहा कि भाई ये सेंडोकोटस और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये इसको आप नोट करें अपनी कॉपी में। हो गया इतना? ठीक है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के शासक धनानंद को हराता है, गद्दी पे कब्जा करता है अपने गुरु या अपने प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य की मदद। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अब काफी बड़े एरिया पे अपना कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी बड़े एरिया पर अपना क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया और लगा के पंजाब से लेकर ये पूरा नॉर्थ इंडिया। ठीक है, हमारी बातें। और लगा के कहां से कहां तक? ये गंगा जी, ये यमुना जी और पूरा पंजाब तक का ये जो लगभग इतना एरिया है, इस पे कब्जा हो गया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी यहाँ पे मगध है, ठीक है, और यहाँ पर पाटलिपुत्र राजधानी है। तो ये जो चंद्रगुप्त का जो एरिया था, पंजाब तक का एरिया और इतना बड़ा एरिया लगभग लगभग नॉर्थ इंडिया किसे कंट्रोल में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में आ गया। तो लगभग नॉर्थ इंडिया को एक यूनाइट किया और इतने बड़े एरिया पे अपना कब्जा करके रूल कर रहा है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी है, ठीक है, जो मगध का राजा है और एक साम्राज्य खड़ा किया, मौर्यन साम्राज्य। हमारी बातें। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग इस पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करके एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया, एक सेंट्रलाइज पावर स्टेब्लिशमेंट की और इतने बड़े एरिया को अपने अंडर कंट्रोल किया। क्लियर है यहाँ पे? अब सुनो ध्यान से। अब मैंने आपको बताया था कि सिकंदर भी आए थे इधर इंडिया पे, अटैक किया था, पंजाब वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था। सिकंदर के मरने के बाद उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, उसने अब क्या किया? अपने मालिक के चले जाने के बाद, जब सिकंदर यहां से चला गया था और उसकी डेथ हो गई थी रास्ते में, तो इस सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने क्या किया था? अफगानिस्तान वाला जो एरिया है उस पर और कुछ पाकिस्तान का एरिया, यहां पर अपना रूल कर रहा है सेल्यूकस। कौन कर रहा है? सेल्यूकस। तो हमारी बातें, ये वाला एरिया इतना, ये इधर। अब सेल्यूकस सोचता है कि जैसे कभी मेरे मालिक ने क्या भारत पर अटैक किया था, पंजाब तक का, झेलम चेनाब तक का एरिया जीत लिया था, पूरब से लौटा दिया, तो एक अलग बात है, यानी वो इधर व्यास नदी तक चला आया था। तो अब ये भी सोचता है सेल्यूकस, क्यों ना मैं भी इधर पंजाब वाले एरिया पे कब्जा करके इस एरिया को भी अपने अंडर कंट्रोल करूं। अब वो भूल गया कि भैया अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, वो जैसे सिकंदर के समय थी, अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में, अब चीजें बदल गई हैं। अब तुम्हारा बाप बैठा हुआ यहाँ पे पाटलिपुत्र मगध में, ठीक है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके पास काफी बड़ी सेना है। कहते हैं कि लगभग 6 लाख के आसपास सेना थी, जिसमें हाथी घोड़े हैं, हाथी सेनाएं, घोड़े, आपकी जो घुड़सवार सेना है, पैदल सेना है, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से सेल्यूकस जो है चीजों को समझ नहीं पाया और आगे पंजाब तक के एरिया पर या उससे भी आगे इंडिया पर कब्जा करने के लिए इंडिया पे अटैक बोल देता है। जब इधर पाटलिपुत्र में मगध में कौन बैठा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, जहां पे रूल कर रहा है, राजा है। समझ बातें। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इस सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करता है, हरा देता है। समझ में आई बातें। और हराने के बाद दोनों में एक एग्रीमेंट होता है, एक ट्रीटी, एक समझौता होता है, एक्ट होता है, जिसके द्वारा इधर अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा जो सेल्यूकस का हुआ करता था, वो हिस्सा या वो क्षेत्र देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस ने जो दिया हारने के बाद। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में या गिफ्ट में दिए थे। किसको? सेल्यूकस। समझ बात है। तो ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो अब इसको आप नोट डाउन कर ले। समझ में आ रही बात है? ये बातें हैं लगभग कब की, 305 या 304 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अटैक किया था, सेल्यूकस ने आक्रमण किया और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने हरा दिया। किसको? सेल्यूकस। ठीक है, 305 या 4 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो भारत का राजा है और सेल्यूकस के बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक है, जब सेल्यूकस ने इधर आक्रमण किया पंजाब वाले एरिया पे, इस एरिया को जीतने की कोशिश की, तो दोनों में एक बैटल, एक लड़ाई हुई, एक वॉर हुआ और उसमें चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। और इस तरह से सेल्यूकस को अपना बड़ा हिस्सा, काफी बड़ी टेरिटरी और या एरिया हारने के बाद देना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपनी बेटी की शादी सेल्यूकस ने कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी दिए थे सेल्यूकस को? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट, 500 एलिफेंट यानी 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस। क्लियर है यहां तक? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि सेल्यूकस ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हरा दिया तो सेल्यूकस ने अपना बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया चंद्रगुप्त को दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी अपने मतलब इस सेल्यूकस को दिए थे। और वो एरिया कौन कौन से थे जो किसको मिले? चंद्रगुप्त मौर्य के जो मिले थे वो एरिया, उनके मैं नाम लिख देता हूं, तो नाम लिख लें कि चंद्रगुप्त को कौन कौन सा क्षेत्र मिला था जो सेल्यूकस ने दिया था। ठीक है, कंधार, काबुल, ठीक है, हेरात और मकरान, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाली। ठीक है, समझ में आ रही बात है? ये अफगानिस्तान में पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया था ये मिल गया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने दिया था ये? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, बलूचिस्तान वाला एरिया जो पाकिस्तान वाला एरिया था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरिया था कहां तक हो गया? अफगानिस्तान। समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में आ गया, कंट्रोल में आ गया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान तक के बहुत बड़े हिस्से पर रूल करने वाला शासक बना मगध एम्पायर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस में लड़ाई हुई, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया और सेल्यूकस को अपना बहुत बड़ा क्षेत्र दिया। किसको? चंद्रगुप्त को दिया या देना पड़ा। कौन कौन से हिस्से देने पड़े? काबुल यानी कंधार, काबुल, हेरात और मकरान, ये वाले एरिया देने पड़े थे चंद्रगुप्त को, सॉरी सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने दिए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का एरिया या ये मौर्यन साम्राज्य कहां तक फैल गया? अफगानिस्तान तक हो गया। समझ रहे हैं आप बातें? तो इस तरह से मौर्यज ने काफी बड़ा अपना साम्राज्य बनाया, एक एम्पायर खड़ा किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लें एक बार। क्लियर है यहां तक? हो गया इतना? ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से जो ये लड़ाई हुई, जो ये युद्ध हुआ, जब सेल्यूकस ने अटैक किया और सेल्यूकस की हार होती है, और हारने के बाद सेल्यूकस को अपना बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात समझ में इतनी? और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक हो गया? मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक का एरिया सब उसके कब्जे में आ गया। क्लियर है? और यहां से फिर आगे के लिए भी विदेशी राजाओं के साथ अच्छे संबंध इन मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स ने बना के रखे थे। और सेल्यूकस का ही एक एम्बेसडर था, एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और काफी दिनों तक रहा और उसने बहुत कुछ लिखा
उस जमाने के समाज के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त की जो इकोनॉमी थी उसके बारे में, सोसाइटी जो थी उस जमाने की उसके बारे में, ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो काफी ऑथेंटिक सोर्स है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, जो उसकी बुक थी जिसका नाम था इंडिका। तो यहाँ से पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, किसके दरबार में वो राजदूत बन के आया था, किसका राजदूत बन के आया था, या किसने भेजा था उसे मौर्यन कोर्ट में, मौर्यन दरबार में। तो सेल्यूकस का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है, ये राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। इसका सेल्यूकस। और किसके दरबार में गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। तो मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस का। समझ में आई बात है? और मेगास्थनीज राजदूत बन के जाता है सेल्यूकस का, एक एम्बेसडर बन के जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ये आया, भारत में रहा, तो इसने भारत के बारे में, या उस टाइम पीरियड के जो मौर्यन एम्पायर था जिस समय, या मौर्य जो वंश था जो भारत पे रूल कर रहा था उस समय, तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, तो बहुत कुछ लिखा मेगास्थनीज भारत के बारे में। और मेगास्थनीज की जो बुक है उसको काफी ऑथेंटिक माना जाता है। तो मेगास्थनीज ने भारत के बारे में, मौर्यन एम्पायर, इनकी इकोनॉमी, इनकी सोसाइटी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, उस बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? जिसका नाम था, इनकी बुक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका लिख लेंगे इसको। इंडिका बुक थी किसकी? मेगास्थनीज, ठीक है, जिसमें इंडिया के बारे में लिखा हुआ, और साथ ही साथ किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि इंडिका बुक किसने लिखी, या मेगास्थनीज कौन सी बुक लिखी, मेगास्थनीज कौन था, किसका राजदूत था, किसके दरबार में आया। क्लियर है यहां तक? तो मेगास्थनीज ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे मेगास्थनीज ने कहा था कि भाई भारतीय समाज में दास अवस्था नहीं थी, या दास प्रथा नहीं थी, दास नहीं पाए जाते भारत में। ये उसने विवरण जो है गलत बताया था। जैसे मेगास्थनीज ने कहा था कि भाई कि भारत यानी ये जो मौर्य समाज था, या उस जमाने का मौर्य काल का जो समाज था, सोसाइटी थी, वो 7 जातियों में बटी हुई थी। तो वो स्टेटमेंट या वो इंफॉर्मेशन भी गलत दी थी मेगास्थनीज ने। तो आगे अब आएगा जब इनकी सोसाइटी समाज पढ़ेंगे तो वहाँ उन बातों पर हम बात करेंगे। क्लियर है? तो ये इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान तक अपना क्षेत्र बढ़ा लेता है और अपना एम्पायर बना लेता। क्लियर है यहाँ पे? अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। मगध में अकाल पड़ा था 10-12 साल का, ठीक है, तो उसने अपने बेटे के पक्ष में राजगद्दी छोड़ दी, अपने बेटे को राजा बनाकर खुद संन्यास ले लिया, जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और अपने अंतिम समय में चला गया मैसूर, श्रवणबेलगोला, और वहां पर जाकर जैन धर्म के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जैन मौर्य जो साम्राज्य का जो फाउंडर था, संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने कौन सा धर्म अपना लिया, या कहाँ पर उसने अपने शरीर को त्यागा था, या उसका गुरु कौन था जिसने जैन धर्म में दीक्षा दी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वो था कौन? भद्रबाहु। ठीक है, तो ये लिख लिया इतना आपने, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर है? तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे को राजा बनाया और खुद जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैन धर्म अपना लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, ठीक है, और जैन धर्म में जिन्होंने दीक्षा दी, किसने दी थी? भद्रबाहु।
क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया, और जैन धर्म में शिक्षा किसने दी थी? एक जैन साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। या चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था जैनी? वो था भद्रबाहु। क्लियर है? और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को राजा बनाया, और मगध को छोड़कर अपना कहां से निकल दिया? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक, ठीक है, मैसूर कर्नाटक। और यहां पर जाकर क्या है? अपने प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर है? तो इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो श्रवणबेलगोला है ये एक प्लेस है, एक जगह है मैसूर कर्नाटक के अंदर, जो जैन धर्म का एक काफी पवित्र स्थान माना जाता है। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुसार जो अंतिम पद्धति सल्लेख ना, उसके अनुसार अपने प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है ये? तो ये इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, या मौर्य साम्राज्य का जो फाउंडर था, उसने अपने प्राण कहाँ पे त्यागे? श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक, जो जैन धर्म का एक पवित्र स्थान। और गुरु का नाम भद्रबाहु, और कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया। क्लियर है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कुछ इंपोर्टेंट जानकारी हासिल की कि कैसे कैसे वो राजा बने, किस तरह से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, काफी शक्तिशाली बहादुर थे, अपने गुरु, ठीक है, चाणक्य कौटिल्य की मदद से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, सेल्यूकस को भी हराया, और अफगानिस्तान पाकिस्तान तक का एरिया अपने कंट्रोल में किया। क्लियर है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने इतना ये किया। हो गया इतना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, कर लें आप। चलिए, तो ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा, या अगला जो राजा बना इस मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का, वो था कौन? वो था बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो राजा बना वो था बिंदुसार। बिंदुसार। ईसा पूर्व में, बीसी में, बिंदुसार। तो अगला राजा कौन बना मगध का या मौर्य साम्राज्य का? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, जो राजा बना 298 से 273 बीसी। क्लियर है? हाँ जी, बिंदुसार। बिंदुसार को पुराणों में क्या बोला गया है? बिंदुसार को पुराणों में भद्रसार कहा गया है। पुराणों में क्या बोला गया है? भद्रसार। क्या हो सकता है कुछ जगह आपको मद्रसार भी मिल सकता है। तो पुराणों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या मद्रसार। जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? सिहिसेन कहते हैं, सिहिसेन। ठीक है, और एक और नाम मिलता है, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र घात या अमित्र केटे, अमित्र घात या अमित्र केटे। ठीक है, अमित्र घात या अमित्र केटे भी कहा जाता है। अमित्र घात या अमित्र केटे, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, समझ में आई बातें? तो बिंदुसार को कई नाम हैं, जैसे अमित्र घात, अमित्र केटे भी कहा जाता है। अमित्र घात या अमित्र केटे, शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या बोला जाता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है,
जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? शीर्षहन कहते हैं। पुराण क्या कहते हैं? भद्रसार या मद्रसार। क्लियर है? और बिंदुसार भी काफी योग्य था अपने पिता की तरह, और अपने पिता के द्वारा जो छोड़ा गया साम्राज्य था उसकी रक्षा की और उसे और आगे बढ़ाया, कम नहीं होने दिया, और विदेशी राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखे। तो मौर्याज की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी, इनकी विदेश नीति। जिस परंपरा की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हुई थी, सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा था, ठीक है, मेगास्थनीज, तो उस परंपरा को आगे भी इन मौर्यन शासकों ने आगे बढ़ाया। तो बिंदुसार के भी कई राजाओं से, विदेशी राजाओं से अच्छे संबंध थे, और कनेक्टिविटी बनी हुई थी, संपर्क था, राजदूतों का संपर्क होता था, आदान प्रदान, आना जाना होता था। और बिंदुसार जो है, जो ग्रीक है या यूनान में या यूरोप में जो ज्ञान था उसको भी प्राप्त करना चाहते थे, ज्ञान पिपासु कह सकते हैं। और जो स्कॉलर, विद्वान या कुछ दार्शनिक जो लोग थे, कुछ विदेशी राजा महाराजाओं के वहाँ, तो वहाँ से उनसे कई बार अपील की कि भाई हमें एक दार्शनिक भेजो, तो यूरोप के ज्ञान विज्ञान को वो जानना चाहते थे। तो काफी लिबरल दिखाई देते हैं बिंदुसार। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? और दो तीन बातें और मैं बता दूं बिंदुसार के बारे में। हो गया, ये कर लिया इतना? तो उम्मीद करता हूँ इसको कर लें, आप नोट कर लें। पुराणों में मद्रसार या भद्रसार, जैन ग्रंथ शीर्षहन कहते हैं, और बिंदुसार को अमित्र घात या अमित्र केटे भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, डस्टर ऑफ एनिमीज। हो गया इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इस तरह से बिंदुसार भी काफी योग्य था, और विदेशी राजाओं से अच्छे संपर्क थे, विदेश नीति काफी अच्छी थी, ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक रहता था, ठीक है। हाँ जी। और ये जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था, या आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय एक तरह से नास्तिक संप्रदाय है ये, और जो भौतिकवाद में विश्वास करते हैं, आजीवक संप्रदाय। इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ, इसको याद रखेंगे। और बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिष भी रहता था, ज्योतिषी भी रहता था, इसका नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स। तो बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिषी भी रहता था, ये भी आजीवक संप्रदाय का एक था। पिंगलवत्स एक ज्योतिषी था जो बिंदुसार के दरबार में रहे। तो कहते हैं इतिहासकार कि बिंदुसार ने भी इधर, ठीक है, इधर साउथ तक के एरिया पे, ये जो गुजरात वाला एरिया है, इसके बाद थोड़े महाराष्ट्र वाला मैसूर तक का जो एरिया है, इस पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तो अपने पिता के द्वारा छोड़े गए साम्राज्य को संभाल के रखा, ठीक है। और इधर तक्षशिला में, इधर अगर हम देखते हैं तक्षशिला में, तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया था बिंदुसार के समय। तक्षशिला जो गंधार की राजधानी, जहाँ की गंधारी थी, हमने 16 महाजनपदों में पढ़ा था ना, गंधार, ठीक है। तो यहाँ पे था तक्षशिला, जो अब किसके का था? तक्षशिला। तो तक्षशिला में इधर यहाँ पे एक विद्रोह हो गया था, विद्रोह, ठीक है। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तो बिंदुसार ने इस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए इसको भेजा था। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, ये हो गया इतना, तो कर लें आप। तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तक्षशिला, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक को भेजा, और फिर सुसीम को भेजा था, सुसीम, ठीक है। हाँ जी। तो ये पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिंदुसार के समय में कहां पर क्या विद्रोह हो गया, और उसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा और अशोक को भेजा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सुसीम और अशोक। तो इस तरह से इस एरिया में जो
रिबेलियन हो गया, विद्रोह हो गया, तो उसको अंडर कंट्रोल किया और उस एरिया पर फिर से अपना कंट्रोल, तो साउथ तक के एरिया तक भी इनका अपना कब्जा हो रहा और इतने बड़े एम्पायर को संभाल रखा। और विदेशी राजाओं के साथ अच्छे संबंध थे। सीरिया का राजा था कौन? एंटियोकस, जिसने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो लिख लो, ये हो गया तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, पहले अशोक को भेजा, ठीक है, और उसके बाद फिर किसको? सुसीम को भेजा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी हम देखते हैं, लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरिया का राजा था एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस, सीरिया का राजा था एंटियोकस। इसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो हमारी बातें, तो इसको नोट करें, लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सीरिया का राजा था एंटियोकस। सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस, जिसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि विदेशों के साथ अच्छे संबंध थे मौर्यन एम्पायर के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के भी, उसके बाद उसके बेटे ने भी इस परंपरा को जारी रखा। ठीक है, और बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजों की डिमांड की थी। 3 चीजें मांगी थी कि भाई मुझे 3 चीजें चाहिए। वो भी एग्जाम में पूछता, उसको देख लेते हैं कि बिंदुसार ने एंटियोकस से किन 3 चीजों की डिमांड की थी। सीरिया का राजा एंटियोकस था, जिसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, तो अच्छा संबंध था विदेशी राजाओं के साथ। तो बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजों की डिमांड की थी, भाई मुझे 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? मुझे 3 चीजें चाहिए। तो वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो बिंदुसार ने 3 चीजों की डिमांड की थी, 3 चीजों की मांग की। किससे? एंटियोकस से। नंबर 1, मीठी शराब। मीठी शराब, स्वीट वाइन। मीठी शराब, स्वीट वाइन। अब जनाब इंपोर्टेड पिएंगे, ठीक है, हाँ जी। दूसरा था सूखी अंजीर। सूखी अंजीर, मीठी शराब, सूखी अंजीर, ड्राई फिग, फिग, ठीक है। और तीसरा दार्शनिक। दार्शनिक, फिलोसफर, सोफिस्ट। फिलोसफर, सोफिस्ट, स्कॉलर, विद्वान, दार्शनिक। तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजों की डिमांड की कि भैया हमें क्या चाहिए? एक तो मीठी शराब चाहिए, स्वीट वाइन चाहिए। अब जनाब इंपोर्टेड पिएंगे, देसी ठर्रा से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, हाँ, विदेशों से मंगा के पी रहे हैं, ठीक है। तो मीठी शराब चाहिए भैया हमें, ठीक है, स्वीट वाइन चाहिए। दूसरा क्या? हाँ, सूखी अंजीर चाहिए, ये ड्राई फ्रूट आता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आता है। फिग अंजीर सेहत बनाएंगे, ठीक है, हाँ जी। और एक दार्शनिक चाहिए, एक सॉफिस्ट, एक स्कॉलर, या एक हमको फिलोसफर चाहिए। तो सीरिया के राजा ने 2 चीजें भिजवा दी थी इनके लिए, तो डन हो गया था भाई, ठीक है, मीठी शराब और सूखी अंजीर। दार्शनिक के लिए मना कर दिया था कि भैया हमारे देश के कुछ रूल रेगुलेशन है, नियम है कि हम व्यक्तियों को खरीदते बेचते नहीं। समझ में आई बात है? तो इस बात से पता चलता कि बिंदुसार जो उधर का नॉलेज ज्ञान था यूरोप का, ठीक है, उसको हासिल करना चाहता था, या ज्ञान विज्ञान में उसकी काफी रुचि थी, इंटरेस्ट था। क्लियर है? तो ये बिंदुसार के बारे में अब तक के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट फिगर हैं। और इस तरह से बिंदुसार ने भी काफी लंबे समय तक रूल किया और अपने पिता के द्वारा छोड़े गए साम्राज्य को अच्छे से संभाल के रखा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई बातें? यस। और बिंदुसार के बाद अगला राजा कौन बना? अशोक महान, अशोक आदि ग्रेट। स्क्रीनशॉट ले लें आप, कर लें इसको।
तो बिंदुसार के बाद उसका बेटा जो था वो गद्दी पे बैठा, जिसको इतिहास में महान कहा जाता है। दुनिया के कुछ महानतम शासकों में या कुछ ग्रेट एम्परर में, रूलर्स में नाम आता है अशोका का। हमारी बातें, इंडियन हिस्ट्री में दो कोई महान कहा गया है, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। और दुनिया में एक और ग्रेट माना था अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं अशोक महान की। तो बिंदुसार के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा, अगला राजा बना, जिसका नाम था अशोका। अशोका द ग्रेट, अशोक महान। क्लियर है यहां तक? समझ में आई ये बातें? हाँ जी, हो गया इतना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं अशोक महान के। अशोका दी ग्रेट, अशोक 200 आपका 73 से 232 BC। अशोका दी ग्रेट। तो अब तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार को पढ़ा, यानी मौर्यन एम्पायर के बारे में बात की हमने। क्लियर यहाँ तक? समझ में आई बातें? तो अब हम अगली क्लास में अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आज तक का आपका टॉपिक यहीं पे था, ठीक है? तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं अशोका द ग्रेट के टॉपिक के साथ, ठीक है, अशोक महान के साथ। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को अच्छे से याद रखें, ध्यान रखें। क्लियर है? और ये वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में लेके आया है, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेट PCS में हो, वो आपका UP PAC हो, राजस्थान हो, MP हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं और आप बस अपना टाइम और हार्डवर्क करें समय देकर। बाकी और सारी चीज़ें आप हम पे छोड़ दें, तो आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिशन्स या किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए जो कोर्स है पूरा होगा, फुल होगा, ठीक है? हाँ जी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अशोका द ग्रेट, अशोक महान के साथ। थैंक यू सो मच।